शनाया की जिंदगी उसकी ही जिम्मेदारियों में उलझी रह जाए। थोड़ा सा नाश्ता करने से कोई दिवालिया नहीं हो जाता। लक्ष्मी, मैं ज्यादा नहीं करूंगी। शनाया के पास अपनी बहन की मदद करने के लिए पर्याप्त आमदनी थी, लेकिन वह अपनी पूरी तनख्वाह इसमें नहीं झोंक सकती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन खुद का घर खरीदे। सोनू ने कुछ खाया? शनाया ने पूछा और साथ ही उसका माथा छूकर देखा। सोनू का शरीर सामान्य तापमान पर था। उसे दूध पिलाया है, स्टोव पर चिकन सूप चढ़ा है, तैयार हो जाने पर खिला दूंगी। लक्ष्मी अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तभी शनाया को कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, वैभव 2 दिन में घर आ रहा है। इस शनिवार को उसके माता पिता मिलने आ रहे हैं। तुम अपने पति के साथ स्प्रिंगफील्ड आ जाना, सब मिलकर डिनर करेंगे। क्या तुम उन्हें बता दोगी? लक्ष्मी ने खुशी से पूछा। तुम्हारे पति का बिजनेस ट्रिप खत्म हो गया क्या? उन्होंने कहा है कि शुक्रवार की रात तक लौट आएंगे। ठीक है, मैं अपने पति को बता दूंगी। लक्ष्मी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बहन ने शादी क्यों की है। भले ही उसने शनाया के झूठ का साथ दिया था, मगर वह शनाया के पति को लेकर चिंतित थी। उसने आज तक अपने बहनोई को देखा तक नहीं था, इसलिए ससुराल वालों से मिलने की तैयारी को वह हल्के में नहीं ले रही थी। कुछ समय अपनी बहन के घर बिताने के बाद शनाया अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शनाया के जाने के बाद लक्ष्मी ने अपने बेटे को चिकन सूप पिलाया और उसे लेकर टहलने निकल गई। साथ ही वह खुद के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी। आखिरकार उसे अपनी बहन के ससुराल वालों से मिलना था। लक्ष्मी अब एक गृहिणी बन चुकी थी और उसका पहनावा भी उसी के अनुरूप साधारण हो गया था। उसके कपड़े अब अक्सर गोदामों की सेल से खरीदे जाते थे। जब वह कुंवारी थी तो अपने रहन सहन को लेकर बहुत सजग रहती थी। भले ही उसके कपड़े किसी नामी ब्रांड के न होते, लेकिन सिलाई में कोई कमी न रहती। अब जब उसने अपने जीवन को परिवार के लिए समर्पित कर दिया था, तो उसने नौकरी छोड़ दी थी और आमदनी का स्रोत भी बंद हो गया था। जो थोड़ी बहुत बचत थी वह घर की मरम्मत में खर्च हो चुकी थी। अब लक्ष्मी हर पैसे की कीमत समझती थी और अपनी जरूरतों से पहले परिवार के बारे में सोचती थी। शनाया के ससुराल वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए लक्ष्मी ने थोड़े महंगे 2 कपड़े खरीदे और अपने पति के लिए एक सूट और टाई भी ली। जैसे ही वह कपड़ों की दुकान से बाहर निकली, तभी उसका फोन बज उठा और वो फोन के दूसरे तरफ की वाले इंसान की बात सुनते ही उसका गुस्सा जैसे 7वां आसमान पर पहुंच गया। आखिर कौन है फोन के दूसरे तरफ? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। जैसे ही वह कपड़ों की दुकान से बाहर निकली, उसके पति का फोन आ गया। हाय, सुनिए। अपने बेटे को गोद में लिए और स्ट्रोलर को धक्का देती हुई लक्ष्मी ने फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से लक्ष्मी के पति की एकदम बेरुखी आवाज आई। अब क्या खरीद डाला तुमने? 1000 रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। ये आधे महीने की रकम से भी ज्यादा है। मैं पहले ही कह चुका हूं, घर का खर्च आधा आधा चलेगा। ये 1000 रुपए तुम्हारे हिस्से से गए हैं। अगर महीने के अंत तक पैसे कम पड़ गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वैसे ही जैसे वैभव ने शनाया को एक अतिरिक्त डेबिट कार्ड दिया था, वैसे ही शुभम ने भी लक्ष्मी को एक सप्लीमेंट्री कार्ड दिया हुआ था। वह हर महीने उसमें कुछ पैसे डाल देता था जो घरेलू खर्चों के लिए होते थे, मगर वह कार्ड शुभम के मोबाइल नंबर से लिंक था। इसलिए जब भी लक्ष्मी उस कार्ड का इस्तेमाल करती, उसे मैसेज आ जाता। 3 लोगों के परिवार की किराने की जरूरतें 1000 रुपए से नीचे रखी जाती थीं, क्योंकि शुभम हर महीने सिर्फ 8000 रुपए ट्रांसफर करता था। अगर लक्ष्मी सोच समझकर खर्च करती तो कुछ 1000 रुपए बच भी जाते, मगर अगर कभी सोनू बीमार पड़ जाता तो यही रकम नाकाफी साबित होती। आज लक्ष्मी अपने निजी बैंक कार्ड लाना भूल गई थी, इसलिए उसे घरेलू खर्च वाले कार्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि दुकान से बाहर निकलते ही उसका पति उस पर बरस पड़ेगा। मैंने देखा कि तुमने एक कपड़ों की दुकान में ट्रांजैक्शन किया है। क्या तुमने कपड़े खरीदे? ऐसा क्या खरीद लिया जो 5000 रुपए खर्च हो गए?
क्या तुम खर्च कम नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे कमाना मेरे लिए आसान है? मुझे घर की किश्तें भरनी है, कार की ईएमआई है, माता पिता को खर्चा भेजना है और सोनू के दूध और डायपर्स की जरूरतें भी हैं। और तुम तो कोई कमाई नहीं कर रही हो, सब कुछ मेरे ही सिर पर है। क्या तुम खर्चों को थोड़ा नहीं घटा सकती? मेरी हालत समझने की कोशिश नहीं कर सकती? लक्ष्मी उसकी बात सुन रुक गई और इंतजार किया कि शुभम जब तक अपनी शिकायतों की सूची पूरी कर ले। फिर उसने शांत स्वर में समझाया। शनाया ने बताया कि उसका पति शुक्रवार को लौट रहा है। शनिवार को दोनों परिवारों की मुलाकात और डिनर है, शनाया के परिवार की ओर से। मैं चाहती हूं कि हमारी तरफ से अच्छा प्रभाव पड़े। मेरे पास पहनने लायक अच्छे कपड़े नहीं बचे थे, इसलिए मैंने 2 ड्रेस खरीदी और मैंने तुम्हारे लिए भी एक सूट और टाई ली है। शुभम, इस वीकेंड हमें तुम्हारी मां के घर नहीं जाना होगा। लक्ष्मी की बात सुनकर शुभम ने खुद में कुछ बड़बड़ाया, जिसे लक्ष्मी ने नहीं सुना तो पूछा, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हां, फैमिली मीटिंग के लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन 2 ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी? एक ही काफी होती। तुम्हें डाइट पर आ जाना चाहिए। थोड़ा वजन कम करो ताकि पुराने कपड़े फिर से पहन सको। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, बस अब वो तुम्हें फिट नहीं आते। देखो तो सही, तुम्हारा काम बस खाना, सोना और खर्च करना है। तुम कोई सुअर हो क्या? कम से कम सुअर तो बिक सकता है, तुम तो बेकार की हो। अपनी पत्नी के बड़े हुए शरीर को याद करते हुए शुभम ने अपनी नफरत को छुपाया नहीं। अब तो हाल यह था कि अगर जरूरत ना हो तो शुभम लक्ष्मी को छूना तक पसंद नहीं करता था। कभी जो लक्ष्मी खूबसूरत, स्मार्ट और आत्मनिर्भर थी, अब वह सब अतीत हो चुका था। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि केवल 3 सालों की शादी ने उसकी पत्नी को ऐसा बना दिया था। उसकी मां और बहन ने सही कहा था। लक्ष्मी ने खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वो कमाई भी नहीं करती और ऊपर से बोझ बन गई थी। मिस्टर गुप्ता, शुभम की सेक्रेटरी जानवी ऑफिस में दाखिल होते हुए बोली। शुभम ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, मुझे अब काम पर ध्यान देना है। घर जाकर जल्दी से खाना बना लेना। मुझे बिना खाना खाए सोना पसंद नहीं। भगवान जाने तुम घर में दिन भर क्या करती हो? इतना कहकर शुभम ने फोन काट दिया, बिना यह सुने कि लक्ष्मी कुछ कहना चाह रही थी। मिस्टर गुप्ता, कृपया इस दस्तावेज को देख लें और सही लगे तो साइन कर दें। जानवी ने एक फाइल उनकी ओर बढ़ाई। हां, शुभम ने दस्तावेज पढ़कर साइन किए और फाइल वापस करते हुए दराज से एक टिफनी का डिब्बा निकाला। उसने जानवी की ओर नजरें गड़ाकर कहा, जानवी, कल रात एक डील फाइनल करके लौटते वक्त ज्वेलरी शॉप के पास से निकला तो तुम्हारे लिए एक सोने की चेन ले आया। कैसी लगी? जानवी ने मुस्कुराते हुए डिब्बा खोला। अंदर वाकई एक सुंदर सोने की चेन थी। वह मुस्कुराई और चेन को डिब्बे से बाहर निकाला। शुभम अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास गया और बोला, आओ, मैं खुद पहनाता हूं। ठीक है, जानवी ने जवाब दिया। शुभम ने उसके गले में चेन पहनाई और गाल पर एक हल्का चुंबन देते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। यह चेन तुम्हारे ऊपर बहुत जच रही है। जानवी ने हल्का झुकते हुए उसके गले में हाथ डाला और गाल पर किस करके कहा, धन्यवाद मिस्टर गुप्ता, मुझे बहुत पसंद आई ये चेन। जब ऑफिस में कोई ना हो तो मुझे शुभम कहकर बुलाया करो। शुभम ने कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका चेहरा वासना से लाल हो चुका था। फिर वो उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जानवी ने तुरंत उसे धक्का दिया और मुंह फुला लिया। आपकी बीवी और बच्चा है। हमने साफ तय किया था, हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जानवी को अपने बॉस शुभम गुप्ता की विशेष रुचि और व्यवहार में मिले विशेषाधिकारों से खुशी मिलती थी। फूलों और महंगे उपहारों को वह सहजता से स्वीकार कर लेती थी, लेकिन उसने कभी उस सीमा को पार नहीं किया था जहां वह अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बना लेती। यह उसकी पवित्रता की रक्षा का मामला नहीं था, बल्कि एक चतुर चाल थी जिससे शुभम को उसकी ओर अधिक चाह हो। जानवी की निगाहें केवल एक प्रेमिका बनने पर नहीं थीं, वह शुभम के जीवन की आधिकारिक स्त्री बनना चाहती थी। हालांकि शुभम और लक्ष्मी का रिश्ता कॉलेज के दिनों से चला आ रहा था।
लक्ष्मी कभी कंपनी की फाइनेंस डायरेक्टर हुआ करती थी, लेकिन जब जानवी ने ज्वाइन किया तब तक लक्ष्मी नौकरी छोड़कर एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन चुकी थी। जानवी ने कभी लक्ष्मी से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन ऑफिस की पुरानी महिला कर्मचारियों से उसे यह पता चला था कि शादी के 1 साल बाद लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया और तब से वह घर पर ही रहने लगी। बताया जाता है कि डिलीवरी के बाद लक्ष्मी का शरीर बहुत बिगड़ गया था। शुभम कई बार अपनी पत्नी के मोटापे की शिकायत कर चुका था। जानवी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, लक्ष्मी कितनी मूर्ख औरत है, शादी के बाद भी उसे अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए था। कोई भी मर्द अपनी मोटी बीवी को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता। जानवी को शुभम गुप्ता की ओर आकर्षित होने का दोष नहीं था। असल गलती लक्ष्मी की थी, जिसने खुद को निग्लेक्ट किया, अपने शरीर को नजरअंदाज किया और अपने पति को खुद से दूर कर दिया। दिन भर बस पैसे खर्च करना ही उसका काम रह गया था। अगर लक्ष्मी थोड़े खर्चे कम करती तो शुभम जानवी पर थोड़ा और खर्च कर सकता था। लक्ष्मी का जिक्र आते ही शुभम का चेहरा कसैला हो गया। उसने गुस्से से कहा, वो तो एक सुअर है, उसे देखते ही जी मिचलाने लगता है। अगर उसने मुझे एक बेटा ना दिया होता तो मैं कब का उसे तलाक दे चुका होता। दूसरी तरफ शनाया शाह की काया काफी आकर्षक थी। वह उम्र में भी लक्ष्मी से छोटी थी और दिखने में कहीं ज्यादा सुंदर। भले ही वह एक ग्रामीण इलाके से आई थी, लेकिन उसमें एक शालीनता और आत्मसम्मान था जो भीड़ में भी उसे अलग पहचान देता था। हालांकि यह भी सच था कि कभी लक्ष्मी में भी एक अलग ही आकर्षण हुआ करता था, लेकिन वो सारी चमक दमक उन बढ़ते किलो के नीचे कहीं दब गई। लक्ष्मी को अपने पति और उसकी सेक्रेटरी जानवी के बीच चल रहे इस छोटे से अफेयर की भनक तक नहीं थी। जब से उसने पहली बार अपने पति की कॉल पर किसी महिला की मीठी आवाज सुनी थी और यह जाना कि शुभम की एक सेक्रेटरी है, तो उसने उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। सोनू को वापस स्ट्रोलर में बैठाकर लक्ष्मी ने उसकी बेल्ट ठीक की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, अपने जीवन की सच्चाई से पूरी तरह अनजान। सोचों में डूबी लक्ष्मी का ध्यान अपने बेटे सोनू पर था, लेकिन उसी उलझन में वह अपने स्ट्रोलर को कार से टकरा दी। होश में आते ही उसकी तो जैसे हवाइयां ही उड़ गईं। आखिर क्या हुआ वहां पे, आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। सोच में डूबी लक्ष्मी का ध्यान अपने बेटे सोनू पर था, लेकिन उसी उलझन में वह अपने स्ट्रोलर को एक मेबाज कार से टकरा बैठी। गाड़ी को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी पर एक साफ सुथरा खरोंच जरूर पड़ गया था। जब लक्ष्मी ने गाड़ी का लोगो देखा तो उसके होश उड़ गए। उसी वक्त गाड़ी का मालिक भी वहां आ पहुंचा और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। माफ कीजिएगा सर, माफी चाहती हूं। लक्ष्मी ने बार बार झुककर क्षमा मांगी। वह आदमी करीब 35 साल का था, काले कपड़े पहने और उसके चेहरे पर तीखी मर्दानगी थी, लेकिन उसके दाहिने गाल पर एक लंबा निशान था जो उसकी शख्सियत में एक डरावना असर जोड़ रहा था। उस आदमी को देखकर सोनू डर गया और मां की गोद में जाने के लिए हाथ फैलाने लगा। वह डरावने चेहरे वाला आदमी पहले कार की हालत को गौर से देखने लगा, फिर लक्ष्मी और उसके बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उसने कोई चिल्लाहट या बदतमीजी नहीं की। उसने बस भारी आवाज में कहा, अपना नंबर दे दीजिए, रिपेयर और रिपेंट का जो भी खर्च आएगा मैं आपसे वसूल कर लूंगा। माफ कीजिएगा सर। वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक माफी से सब ठीक नहीं होता। अगली बार ध्यान से चलिए। गाड़ी का नुकसान तो पैसा देकर पूरा हो जाएगा, पर अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया होता तो? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। मैं समझती हूं, ये मेरी गलती थी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। लक्ष्मी ने अपना फोन निकाला। सर, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके आपको अपना नंबर सेव करवा देती हूं। मैं आपकी गाड़ी के नुकसान की भरपाई करूंगी। वह आदमी धीमे स्वर में अपना नंबर बताने लगा। लक्ष्मी ने नंबर डायल किया और घंटी बजने के बाद कॉल काट दी। आपका नाम? उस आदमी ने पूछा। लक्ष्मी शाह। उसने लक्ष्मी का नाम सेव किया और हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। लक्ष्मी ने एक बार फिर क्षमा मांगी और अपने बेटे को धक्का देते हुए वहां से तेजी से निकल गई।
उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, आज रात शुभम क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने मेबच में टक्कर मार दी। उधर शानदार लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहा था, जिनमें से एक रोल्स रॉयस वैभव राणा की निजी सवारी थी। काफिला सड़क किनारे रुका तो वैभव ने अपनी खिड़की नीचे की और सामने खड़े उस चेहरे पर निशान वाले आदमी को देखा। दिग्विजय, यहां क्या कर रहे हो? वैभव ने पूछा। कुछ सामान लेने गया था, लौट कर आया तो गाड़ी पर खरोंच मिली। क्या पकड़ लिया जिसने किया? फौरन वैभव ने पूछा। जरूरत हो तो मैं पकड़वा दूं उसे, दिग्विजय लखानी ने हल्की आवाज में कहा। नहीं, मैंने उसका नंबर ले लिया है, गाड़ी ठीक हो जाने के बाद उससे हर्जाना वसूल कर लूंगा। और वैसे भी ये दिल्ली मेरी जमीन है, वो भाग सकती है पर छिप नहीं सकती। फिर वो अपनी गाड़ी में वापस बैठा और इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, मैं निकल रहा हूं। वैभव ने बिना कुछ कहे खिड़की वापस ऊपर की ओर अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया। समय धीरे धीरे शाम में ढलने लगा। स्कूल छूटने की भीड़ के थमने के बाद शनाया शाह रसोई में अपनी सबसे करीबी दोस्त जैस्मिन के लिए और अपने लिए रात का खाना बनाने ही वाली थी कि उसे लक्ष्मी का कॉल आया। शनाया, मैं दिन भर सोचती रही, अब मैं तेरे पास आ रही हूं क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या हुआ लक्ष्मी? शनाया ने पूछा। आज दोपहर जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी और स्ट्रोलर धक्का दे रही थी तो मेरी गाड़ी एक मेबच से टकरा गई और उस पर खरोंच आ गई। ऐसी गाड़ियां महंगी होती हैं, मरम्मत का खर्चा भारी पड़ेगा। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी शायद वो भी कम पड़ जाए। मैंने शुभम को बताया, लेकिन उसने डांटते हुए कह दिया कि खुद ही सुलझा लो अपनी गलती। शनाया का दिल धक से बैठ गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, गहरी सांस लो लक्ष्मी, पता है कितने का नुकसान हुआ? नहीं, गाड़ी वाले ने मेरा नंबर लिया है, कहा है कि गाड़ी बनवाने के बाद मुझे कॉल करेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम और सोनू सही सलामत हो। मरम्मत का खर्चा हम भर लेंगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। शनाया, मैं कितनी निकम्मी बन गई हूं, एक मामूली काम भी नहीं संभाल पाई। ऐसी बातें मत सोचो लक्ष्मी दीदी, यह सिर्फ एक हादसा था और पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं। शुक्र मनाओ कि किसी को चोट नहीं आई। जब लक्ष्मी कुछ शांत हुई तो शनाया ने अपनी सहेली जैस्मिन की ओर मुड़ते हुए कहा, जैस्मिन, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। जैस्मिन ने तुरंत समझ लिया कि शनाया को अब अपनी बहन के पास होना चाहिए। ठीक है शनाया, जाओ, मैं बाद में कॉल करती हूं। जैस्मिन ने उससे रवाना किया। शनाया शाह दौड़ती हुई अपनी बहन लक्ष्मी के पास पहुंची और पूरा दिन और रात वहीं उसके साथ रही। जब वो आधी रात को अपने घर लौटी तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में वैभव राणा की सख्त और ठंडी आवाज गूंज उठी। आज इतनी देर से लौट रही हो? दरवाजा बंद करते हुए शनाया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मेरी बहन थोड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। उसकी बात पर वैभव के चेहरे की कठोर रेखाओं में थोड़ी नरमी आई। उसने हल्के स्वर में पूछा, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? वो दोपहर में शॉपिंग करने गई थी। गलती से उसने सोनू का स्ट्रोलर एक लग्जरी गाड़ी से टकरा दिया जो सड़क किनारे खड़ी थी, पर उसमें बस एक खरोंच आई है। लेकिन उस गाड़ी की मरम्मत काफी महंगी पड़ेगी। लक्ष्मी के पास न कोई नौकरी है न ही आमदनी। उसे चिंता हो रही है कि वो खर्च कैसे उठाएगी। वैभव की काली आंखों में हल्की सी चमक उभरी। कहीं शनाया की बहन ने दिग्विजय की गाड़ी तो नहीं टकरा दी? उसने चेहरा भावहीन रखते हुए पूछा, किस कंपनी की गाड़ी थी और कितना नुकसान हुआ है? शनाया ने हल्का सिर झुकाते हुए कहा, मेरी बहन ने बताया कि वो मेबाच थी। उस तरह की गाड़ी में जरा सी खरोंच भी काफी महंगी पड़ती है। मुझे नहीं पता कितना खर्च होगा। उसकी आवाज में असमंजस साफ झलक रहा था। वैभव ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक की लहर दौड़ गई थी। क्या सच में उस दोपहर दिग्विजय की गाड़ी पर जो खरोंच आई थी उसका जिम्मेदार लक्ष्मी ही थी? जिस महिला ने दिग्विजय की गाड़ी की पेंट उखाड़ दी थी वह और कोई नहीं बल्कि वैभव राणा की नई साली लक्ष्मी थी। वैभव ने अभी तक अपनी साली से मुलाकात नहीं की थी। अब
देर हो चुकी है मिस्टर राणा, मैं सोने जा रही हूं, शनाया शाह ने कहा। हालांकि उसने अपनी बहन को दिलासा दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से वो खुद भी चिंता में डूबी हुई थी। उसे नहीं पता था कि मरम्मत का खर्च कितना भारी पड़ेगा। वो वैभव को शुभ रात्रि कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जब तक वैभव कुछ कहता, शनाया दरवाजा बंद कर अपने कमरे में जा चुकी थी। वैभव असल में कहना चाहता था कि बालकनी में रखे फूल। खैर, शनाया सुबह उठकर ही उनका ध्यान रखेगी, लेकिन वैभव को कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उसने कुछ अच्छा काम किया हो और उसके बदले में तारीफ की उम्मीद हो रही हो। मिस्टर राणा, दरवाजा अचानक खुला और शनाया फिर बाहर निकली। मैंने देखा कि आपने वॉशिंग मशीन ले ली है। कितने की आई? मैंने 2 वॉशिंग मशीन्स पर 15,000 रुपये खर्च किए, वैभव ने जवाब दिया। शनाया ने तुरंत अपनी बहन के यहां वाली वॉशिंग मशीन की कीमत से तुलना की। उसे लगा कीमत उचित थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। शनाया, वैभव ने उसे कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले पुकारा। तुम्हारी बहन वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पैसों की कमी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी बहन को उधार दे सकता हूं। उसके इस बात पर शनाया ने आभार से कहा, धन्यवाद मिस्टर राणा, बिल आने के बाद देखते हैं क्या करना है। अगर हमें पूरा पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत हुई तो मैं अपनी बहन की तरफ से उधारी की पर्ची साइन कर दूंगी। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। फिर भी शनाया को अच्छा लगा कि वैभव उसकी बहन की मदद करने के लिए तैयार था। अब देर हो गई है, तुम आराम करो और ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा, वैभव ने कहा। आप भी, शुभ रात्रि। इतना कहकर शनाया अपने कमरे में लौट गई। वैभव थोड़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा, फिर वह भी अपने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद करते ही वैभव ने अपना फोन निकाला और दिग्विजय को कॉल किया। सो गए क्या? दूसरी तरफ से दिग्विजय ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तो 3 बजे से पहले सोता ही नहीं। वैसे क्या बात है, ड्रिंक्स पर बुला रहे हो क्या? अगर हां तो आ जाओ, आज अपनी वाइन कलेक्शन दिखाता हूं। तुम्हारी गाड़ी को फिर से पेंट कराने में कितना खर्च आएगा? वैभव ने पूछा। वैभव ने गाड़ी को पास से देखा नहीं था, इसलिए उसे नुकसान का अंदाजा नहीं था। कुछ खास नहीं है, बस हल्की सी खरोंच है। 10,000 में काम हो जाना चाहिए। क्या तुम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो? वैभव ने पूछा। बस मामूली सी बात थी, इसलिए मैंने इंश्योरेंस क्लेम करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? दिग्विजय ने हैरानी से पूछा। कुछ पल की चुप्पी के बाद वैभव बोला, जिस औरत ने आज सुबह तुम्हारी कार पर स्क्रैच किया, वो मेरी दादी की जान बचाने वाली की बहन है। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा हैं। वो हाउसवाइफ है, कोई आमदनी नहीं है, बहुत परेशान है कि गाड़ी की मरम्मत का खर्च कैसे देंगी। क्या संयोग है, दिग्विजय ने कहा। यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम्हारी दादी की जान बचाने वाली की बहन निकली। लेकिन तुम्हें यह पता कैसे चला? वैभव ने झूठ बोलते हुए कहा। मेरी दादी को उस औरत से लगाव हो गया है, अक्सर उसकी संगत में रहती है। आज वो उदास थी तो दादी ने वजह पूछी और शनाया ने सब बता दिया। शनाया? उसका उपनाम क्या है? दिग्विजय ने पूछा, जिस पर वैभव बोला, शाह। शनाया शाह? फिर तो पक्का बहनें हैं। जिसने मेरी कार को नुकसान पहुंचाया उसका नाम लक्ष्मी शाह है। हां, नाम से तो यही लगता है। ठीक है, चूंकि वो तुम्हारी दादी की जान बचाने वाली की बहन है तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर देता हूं। वैसे भी मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं पूरा माफ भी नहीं कर सकता। उसे एक सीख तो मिलनी चाहिए, वरना अगली बार वो किसी और की गाड़ी में ठोक देगी। दिग्विजय लखानी, उम्र 35, लखानी परिवार के चौथे बेटे थे। भले ही उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय नहीं संभाला था, लेकिन लखानी एंड कोमर के नाम से अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने कई सब्सिडियरी कंपनीज चला रखी थी और खुद के बलबूते अरबपति बने थे। दिग्विजय का स्वभाव सीधा और वफादार था। अपने युवा दिनों में वो कानून की दोनों सीमाओं के बीच चल चुके थे। उनके चेहरे पर पड़ा गहरा जख्म भी उनके बीते समय की कहानी बयां करता था, लेकिन उन्होंने कभी सर्जरी करवाकर उसे हटाने की कोशिश नहीं की,
क्योंकि उन्हें लगता था कि वो निशान उनके व्यक्तित्व को खास बनाता है। अगर तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो तो वाजिब रकम उससे वसूल सकते हो। मेरी दादी की खातिर थोड़ी रियायत दे देना, वैभव ने कहा। वैभव और दिग्विजय जैसे लोगों के लिए 10,000 रुपए कुछ खास नहीं थे। लक्ष्मी जैसी गृहिणी भी थोड़ी बहुत उधारी करके यह रकम जुटा सकती थी। कोई बात नहीं, कुल 10,000 का खर्च है, उससे आधे पैसे ही ले लूंगा। एक गृहिणी के लिए कुछ हजार भी भारी होते हैं। शायद इस अनुभव से उसे सड़कों पर ज्यादा सावधान रहना सीखने को मिले। धन्यवाद दिग्विजय। छोटी सी बात है, पर सोचने वाली बात है। तुम्हारी दादी को वो शनाया कितनी पसंद है। जान बचाने के बदले में तो बड़ी रकम देकर भी पीछा छुड़ा सकती थी, पर उन्होंने उससे संपर्क बनाए रखा। यहां तक कि तुम्हें भी उसके लिए सिफारिश करने को कह दिया। वैभव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कहीं ना कहीं दादी हमें यह जताना चाहती हैं कि हम उनके साथ समय नहीं बिताते। माया दादी अपने पोतों की जल्दी शादी होते देखना चाहती थीं, ताकि घर में परपोते परपोतियों की किलकारी गूंजे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो भी उन्हें परपोती देगा उसे 500 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी, और पोते के लिए 50 करोड़। राणा परिवार में आज तक कोई बेटी नहीं हुई थी। माया दादी को हमेशा एक पोती की चाह थी, लेकिन उनके सभी बहुओं ने 3-3 बेटे दिए। अब उनकी आखिरी उम्मीद उनके पोते ही थे। दिग्विजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बुजुर्ग तो ऐसे ही होते हैं। जब मेरी दादी जीवित थीं, तब वो भी मुझे रोज शादी के लिए टोका करती थीं। हम भाई इतने परेशान हो जाते थे कि घर से ही दूर भाग जाते थे। अब जब वो नहीं रहीं, तो उनकी डांट भी याद आती है। सच कहा जाए तो लोग अक्सर किसी की अहमियत तब समझते हैं जब वो खो जाती है। दिग्विजय अपने 3 भाइयों में अकेले थे जो अब तक अविवाहित थे। उनका पूरा परिवार, यहां तक कि उनके भतीजे भी उन्हें शादी के लिए तंग करते रहते थे। तू 35 का हो गया है, 40 के करीब है, तो सब पीछे तो पड़ेंगे ही। अब शादी में देर करोगे तो जब बच्चा होगा तब खुद बूढ़े लगोगे, जिस कारण लोग तो बच्चे को भी तुम्हारा पोता समझ लेंगे। वैभव ने मजाक उड़ाया। सच तो यह था कि अगर माया दादी ने जिद नहीं की होती तो वैभव भी इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने पोतों में सबसे आज्ञाकारी था। उसके लिए शादी तब होनी चाहिए जब वह पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो। वैसे अब वो शादी तो कर चुका था, लेकिन शनाया के साथ उम्र भर निभाने का फैसला उसने अभी नहीं किया था। जैसा कि उसने दादी से कहा था, पहले वह शनाया के चरित्र को परखेगा, फिर ही अपने भावनाएं उस रिश्ते में डालेगा। तभी अचानक दिग्विजय हंसने लगा और बोला, तब तो और भी अच्छा है। दिग्विजय की बात सुन वैभव को समझ नहीं आता कि वो आगे बोले तो बोले क्या। आखिर क्या बोला दिग्विजय ने, आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। दिग्विजय जोर से हंसा। अच्छा है, मैं अपने बच्चे को ऐसे पालूंगा जैसे दादा अपने पोते को पालता है। उसके इस बात पर वैभव हैरानी से फोन को देखने लगा, फिर बिना कुछ बोले फोन काट दिया। वहीं फोन के कटते ही दिग्विजय अपने फोन को देखने लगा। अरे, काट दिया। जिसके बाद वो वापस से शराब में डूब गया। उधर शनाया शाह ने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई, क्योंकि बेचैनी और तनावपूर्ण सपनों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो थकान उसकी हर नस में समाई हुई थी, जैसा कि उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सोने से पहले उसने वॉशिंग मशीन चला दी थी और सुबह उठते ही बालकनी में कपड़े सुखाने निकल गई। तभी उसकी नजर बालकनी पर गई, जहां अब कपड़े सुखाने के लिए स्टेनलेस स्टील की रॉड्स लगी हुई थीं। वहीं एक कोने में तरह तरह के गमले रखे हुए थे। कुछ में फूल खिले थे, कुछ में कली आ चुकी थी। आकार चाहे जैसा हो, हर फूल की बनावट बेहद खूबसूरत और नाजुक थी। शनाया का ध्यान अनायास ही उन फूलों की तरफ खींच गया। उसने जल्दी से कपड़े टांगे और फिर वो फ्लावर स्टैंड को असेंबल करने लगी, जो उसने कल सुबह खरीदे थे। एक एक कर वह गमलों को सजाने लगी, जैसे कोई कलाकार अपने कैनवस पर रंग भर रहा हो। जब वह यह सब कर रही थी, तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने वैभव राणा की सीधी भावहीन नजरें थीं, टकटकी लगाए।
बिना कोई एहसास जताए। अब तक वो उसकी उस बेरुखी नजरों की आदत डाल चुकी थी। आखिर कुछ दिनों से वे एक ही छत के नीचे पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा। फिर वो उसकी तरफ देखकर बोली, फूल तो बहुत सुंदर हैं, आपने अच्छा काम किया है। उसे वैभव पर भरोसा था कि वह जो करता है उसे संजीदगी से करता है। वैभव ने अपने गहरे स्वर में धीरे से कहा, अगर आगे भी कोई परेशानी हो तो मुझसे कह देना। उसके लिए शनाया की ऐसी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। शनाया ने संक्षिप्त उत्तर दिया, जरूर। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी और मन में एक हल्का सा सुकून। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ शनाया शाह फिर से पौधों की सजावट में लग गई। फिर उसने सारे पौधों को देखने लगी। ये पौधे कहां से लाई? बहुत सुंदर हैं, उसने बिना नजरें हटाए कहा, जिस पर वैभव राणा ने बिना झिझक झूठ बोला। कई फूलों की दुकानों पर गया था, अब ठीक से याद नहीं कि कहां से लिए। अच्छा। शनाया ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे जो नतीजा मिला था वो उससे पहले ही बहुत खुश थी। वैभव ने अचानक पूछा, नाश्ते में क्या बना है आज? इस बात पर शनाया को याद आया कि वो तो सुबह का सबसे जरूरी काम भूल ही गई थी, नाश्ता। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और देखा कि 7 बज चुके थे। इसी कारण झेंपते हुए उसने कहा, मैं तो नाश्ता लाना ही भूल गई। अभी समय है, मैं जल्दी से कुछ ले आती हूं, आप तब तक तैयार हो जाइए। आपको क्या खाना पसंद है? वैभव ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ भी चलेगा, तुम जो लाओगी वही ठीक है। वैभव को अपनी पहचान छिपानी थी, इसलिए अपनी पसंद जाहिर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उसके पसंदीदा फूड इतने महंगे थे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। ठीक है, इतना कहते हुए शनाया फुर्ती से नीचे उतर गई और अपनी ई-बाइक लेकर नाश्ता लेने निकल पड़ी। ज्यादा देर नहीं लगी, थोड़ी ही देर में वो वापस आ गई। हाथ में था नाश्ते का पैकेट, जिसमें जलेबी और चीज रैप, हैश ब्राउन और एप्पल जूस था। वैभव ने उस नाश्ते को देखा, लेकिन उसका मन एकदम खाने का नहीं हुआ। उधर शनाया बेपरवाह अपनी थाली सजाकर मजे से खाने लगी। फिर वो दोबारा बैल्कनी की तरफ बढ़ गई, जहां उसने अपना छोटा सा गार्डन बनाने का सपना देख रखा था। काफी देर तक वैभव चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर जलेबी उठाया और एक छोटा सा कौर लिया। जलेबी थोड़ा चिकनाई भरा जरूर था, लेकिन स्वाद अच्छा था। पर फिर यह कहना मुश्किल था कि जलेबी स्वास्थ्य के लिहाज से सही थी या कि वह साफ सफाई में बनी थी या नहीं। छोड़ो, उसने सोचा, कभी कभी खा लेने में कोई बुराई नहीं। उसी क्षण वैभव को अपनी एक भूल का एहसास हुआ। दिल्ली की मशहूर राणा खानदान की विरासत छुपाकर वह खुद को एक आम नौकरी पेशा के रूप में पेश कर रहा था, और अब उसी छवि को निभाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने थी वो थी खाने की। उसे अब यह सब बोझ सा लगने लगा था। उसने धीमे स्वर में पुकारा, शनाया। शनाया शाह की आवाज बैल्कनी से आई। क्या बात है पतिदेव? वैभव राणा, जो अब भी जलेबी खा रहे थे, बैल्कनी की ओर बढ़े। उन्होंने सहजता से कहा, तुम्हारी बहन वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है। वो गाड़ी जिससे टक्कर लगी थी हमारे एक अहम क्लाइंट की है। मुझे ये बात रात को याद आई तो मैंने दिग्विजय जी को फोन किया। उन्होंने बताया कि मरम्मत का खर्च तकरीबन 10,000 रुपये आएगा। हालांकि शनाया पौधों के बीच खुद को व्यस्त दिखा रही थी, लेकिन वैभव भांप सकते थे कि वह पूरी तरह ठीक नहीं थी। शायद रात भर की नींद पूरी नहीं हुई थी। उसकी बहन लक्ष्मी का मामला ही शायद उसके बेचैन सपनों की वजह था। शनाया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वैभव को जलेबी खाते हुए देखा। मन ही मन उसने सोचा कि वैभव खाने के मामले में तो बड़े सीधे साधे हैं। फिर उसने पूछा, आपको कैसे यकीन हुआ कि वही गाड़ी आपके क्लाइंट की है? उसकी बहन को सिर्फ इतना पता था कि गाड़ी का मालिक लंबा चौड़ा था, चेहरा डरावना, और एक गहरा निशान उसके चेहरे पर था। यहां तक कि सोनू भी उससे डर गया था। वैभव ने बताया, कल सुबह जब दिग्विजय जी हमारे ऑफिस आए थे तो मैंने खुद उनकी गाड़ी में खरोंच देखी थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक औरत जो अपने बच्चे के साथ थी गलती से स्ट्रोलर से उनकी गाड़ी में टक्कर मार बैठी।
रात को जब तुमने अपनी बहन की बात की तो मुझे ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही अजीब लगा, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया। क्या तुम्हारी बहन का नाम लक्ष्मी है? शनाया सीधी खड़ी हो गई और बोली, अगर ऐसा है तो ये वाकई एक अजीब संयोग है। क्या दिग्विजय जी ने सच में कहा कि मरम्मत का खर्च करीब 10,000 होगा? उसकी बहन के लिए यह रकम संभालना मुश्किल तो था, लेकिन असंभव नहीं। हां, मैंने खुद उनसे पूछा था और उन्होंने यही कहा, वैभव ने शांत लहजे में जवाब दिया। शनाया शाह ने अब जाकर राहत की सांस ली। ये तो बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद पतिदेव। उस और उसकी बहन लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता उस क्षति के खर्च को लेकर थी। अब जब उसे यह पता चला कि खर्च केवल 10,000 रुपये के आसपास है, तो लग रहा था जैसे पूर्व दिशा से उगता सूरज और भी चमकीला हो गया हो। इसी के साथ शनाया को यह भी एहसास हुआ कि भले ही शादी से पहले वे दोनों अजनबी थे, लेकिन विवाह के बाद वैभव हर मोड़ पर उसके साथ खड़े रहे थे जब भी उसने उनकी मदद मांगी। वैभव वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति थे। वह ऐसा कंधा बन चुके थे जिस पर वह निसंकोच सिर रख सकती थी। वैभव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यू आर वेलकम। शनाया के चेहरे पर फैली राहत की चमक ने वैभव के मूड को भी बेहतर बना दिया। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, शनाया का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी बहन लक्ष्मी थी। शनाया ने उत्साह में कहा, लक्ष्मी, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। मैंने अपने पति को तुम्हारी उस घटना के बारे में बताया था। सौभाग्य से वो गाड़ी जिसको टक्कर लगी थी उसी के एक क्लाइंट की निकली। वैभव ने उससे मरम्मत की लागत पूछी और उन्होंने बताया कि खर्च करीब 10,000 रुपये होगा। क्या तुम इतना मैनेज कर पाओगी? शनाया तो पूरी रात इसी चिंता में सो नहीं पाई थी, लेकिन असली तनाव तो लक्ष्मी ने झेला होगा, क्योंकि वही इस हादसे की केंद्र बिंदु थी। पहले जब लक्ष्मी की अच्छी कमाई हुआ करती थी तब यह रकम कुछ खास मायने नहीं रखती, लेकिन अब वह एक फुल टाइम हाउसवाइफ थी जिसकी आमदनी का कोई साधन नहीं था। ऊपर से उसके पति ने उसे ही दोषी ठहराते हुए कंधे झाड़ लिए थे और कह दिया था कि यह उसकी समस्या है, खुद ही सुलझाए। लक्ष्मी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर खर्च 10,000 के आसपास रहेगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम जो पॉकेट मनी देती थी उसका आधा मैं चुपचाप बचा रही थी, अपने पति को बताए बिना। शायद उतना काफी हो जाएगा। लक्ष्मी ने आगे कहा, अरे हां, मैंने असल में तुम्हें इसी बारे में कॉल किया था। रात के 2 बजे उस गाड़ी के मालिक लखानी साहब ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भेजा और उसमें 9,000 रुपये ट्रांसफर करने को कहा। जब सुबह उठी तो वो मैसेज देखा और सोचा कि तुम्हें भी बता दूं ताकि तुम चिंता न करो। लगता है लखानी साहब मुझसे पूरी रकम नहीं ले रहे हैं। मरम्मत का खर्च जहां 10,000 से ऊपर जा सकता था, वहां लक्ष्मी को सिर्फ 9,000 देने थे। शायद ये रियायत उसे उसकी बहन के पति वैभव राणा के कारण मिली थी। अब तक वैभव ने लक्ष्मी की नजर में भी एक भरोसेमंद इंसान के रूप में अपनी जगह बना ली थी। उस घटना के बाद से उसके पति ने केवल उसे डांटा और कहा कि उसने ही ये मुसीबत मोल ली है, तो अब भुगते भी वही। वे पहले से ही घर के खर्चे अलग अलग बांट रहे थे और ऐसे में मरम्मत का पूरा बोझ लक्ष्मी पर ही डाल दिया गया। दूसरी ओर वैभव राणा ने लक्ष्मी के लिए लखानी साहब से खुद बात की थी और शायद उनके सामने उसकी तारीफ भी की होगी। इसी वजह से लखानी साहब ने मरम्मत की लागत में कुछ 1,000 रुपये की छूट दे दी। बेशक इस समय 9,000 रुपये भी लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, पर फिर भी यह उसके लिए एक कड़वा सबक साबित हुआ। आगे से सड़कों पर ध्यान से चलना और लग्जरी कार से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। लक्ष्मी ने पूछा, तुम्हारे पति कब लौट रहे हैं? शनाया ने जवाब दिया, कल लौटेंगे। बहुत बढ़िया, मेरे पति और मैं समय से पहले पहुंच जाएंगे। तुम खाना बना रही हो ना? मैं मदद कर दूंगी। बहुत सालों तक शनाया के साथ स्वतंत्र जीवन जीने के बाद लक्ष्मी ने करियर, सोशल और घरेलू जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया था, लेकिन अब एक छोटे बच्चे और आमदनी के अभाव ने उसे एक गृहिणी बना दिया था और उसके पति का दबाव इसे और कठिन बना रहा था। फोन पर दोनों बहनों के बीच कुछ और बातें हुईं, फिर कॉल समाप्त हो गया। उसके बाद शनाया ने वैभव से पूछा, राणा जी,
क्या आप रोज देर तक काम करते हैं? वैभव ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्यों? शनाया ने बताया, हफ्ते का अंत आने वाला है और दादी व आपके माता पिता डिनर पर आ रहे हैं। हमें घर थोड़ा सजाना होगा। मैं सोच रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ फर्नीचर देख लूं और जो जरूरी हो वो ले आऊं। वैभव चुप हो गया। उसका काम बहुत व्यस्त था। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शनाया के साथ बैठकर फर्नीचर देखने जाने का समय निकालना आसान नहीं था। तभी उसकी चुप्पी को भांपते हुए शनाया ने सहजता से कहा, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं अकेले ही देख लूंगी। वैभव ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस घर की मालकिन हो, घरेलू फैसले तुम ले सकती हो, बस किसी बड़े खर्च या बदलाव की जानकारी मुझे दे देना। उसके पास हर छोटे मोटे घरेलू फैसलों में समय खर्च करने की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल, मैं जानवी को बता दूंगी कि आज दुकान नहीं आ पाऊंगी, घर के लिए जरूरी सामान लेकर आ जाऊंगी। शनाया जानती थी कि अब उन्हें अपने इस घर को व्यवस्थित करना ही होगा। वैभव ने कुछ नहीं कहा। पीछे मुड़कर वह अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला और बोला, मैं काम पर जा रहा हूं। शनाया ने बिना ज्यादा औपचारिकता के कहा, सावधानी से गाड़ी चलाइए। हाथ में हैश ब्राउन और एप्पल जूस का पैकेट लिए वैभव निकल पड़ा। स्प्रिंगफील्ड से बाहर निकलते ही वैभव ने अपनी काली एमपीवी को सड़क के किनारे रोका, जहां उसकी रोल्स रॉयस और सिक्योरिटी काफिला खड़ा था। सर! बॉडीगार्ड्स तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों से उतर आए। उन्होंने अपने शरीर से वैभव को ढंकते हुए रोल्स रॉयस की ओर बढ़ाया और बड़े सम्मान से दरवाजा खोला। एक बॉडीगार्ड ने झुककर पूछा, सर, क्या ये? बॉडीगार्ड की बात पर वैभव उसे जैसे घूरने लगता है। आखिर क्या जाना बॉडीगार्ड ने? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। एक बॉडीगार्ड ने झुककर पूछा, सर, क्या ये नाश्ता फेंक दूं? वह वैभव के हाथ में पकड़े हुए नाश्ते की बात कर रहा था। वैभव राणा ने चुपचाप अपने हाथ में पकड़ा हुआ अधखाया हैश ब्राउन बॉडीगार्ड को पकड़ा दिया। अब वह उसे फेंके, खाए या किसी को दे, ये उसकी मर्जी थी। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, रोल्स रॉयस के साइलेंट इंजन की मध्यम आवाज सड़कों में घुल गई और कार ट्रैफिक में समा गई। उधर शनाया शाह ने दिन भर दौड़ भाग में बिताया। वह घर की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज जुटा लाई ताकि घर को एक मुकम्मल रूप दिया जा सके। ऑनलाइन मंगाया गया किचनवेयर भी उसी दिन घर पर डिलीवर हो गया। रात को जब वैभव घर लौटा तो तब तक शनाया गहरी नींद में थी। वह बहुत सावधानी से चला ताकि उसकी नींद न टूटे। फिर वह धीरे धीरे पूरे घर में घूमने लगा और उसकी आंखें उस घर को निहारने लगीं जिसे शनाया ने सजाया था। उसके मन में एक विचार आया, इस औरत ने वाकई फूलों की खुशबू को महसूस करना सीखा है। शायद वह कोई चालाक और स्वार्थी स्त्री नहीं है। शायद वह इस शादी से कुछ पाना नहीं चाहती, बस एक ऐसा ठिकाना चाहती है जिसे वह अपना घर कह सके। आखिर उसने अब तक अपनी बहन लक्ष्मी और जीजा के घर में ही जीवन बिताया था। बेशक वैभव को शनाया के स्वभाव को समझने के लिए कुछ दिन से ज्यादा समय चाहिए था। वह इतनी जल्दी उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा सकता था। इंसान का असली चेहरा तो वक्त ही दिखाता है। रोजमर्रा के व्यवहार में ही कोई अपना असली रूप उजागर करता है। या तो उसकी अच्छाई चमकेगी या फिर छिपे हुए इरादे सामने आएंगे। समय तेजी से बीतता है, खासकर तब जब आप व्यस्त होते हैं। देखते ही देखते शनिवार आ गया। पिछली रात शनाया शाह देर तक जागती रही ताकि वैभव राणा के घर लौटने पर वह शनिवार सुबह के लिए किराने की खरीदारी की योजना बना सके। उसने रात को ही दादी को फोन कर लिया था ताकि मेहमानों की गिनती पता चल सके। पता चला कि वैभव के भाई और कुछ चचेरे भाई भी आने वाले थे। दादी का मानना था कि अब जब शनाया वैभव से शादी कर चुकी है तो वह राणा परिवार का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने पूरे खानदान को एक जगह इकट्ठा करने की ठानी ताकि सब एक दूसरे से परिचित हो सकें, क्योंकि खाने पीने का बहुत सारा सामान लाना था। शनाया अकेले ये सब नहीं उठा सकती थी। इसीलिए उसने वैभव से आग्रह किया कि वह कार से उसे बाजार ले चले। पिछली बार की तरह वैभव राणा फिर सुबह 6 बजे शनाया के कॉल से चौंक कर उठ गया। सुबह सुबह नींद खुलने से चिढ़ तो बहुत थी,
लेकिन उसने खुद को काबू में रखा ताकि शनाया पर झल्ला ना उठे। शनाया की साफ और सजीव आवाज ने वैभव के मूड की थोड़ी कड़वाहट कम कर दी। मिस्टर राणा, भौहें सिकोड़ते हुए उसने भारी आवाज में कहा, 10 मिनट दो। ठीक है, मैंने पैनकेक्स बनाए हैं, तैयार हो जाओ तो आकर खा लेना। नाश्ते के बाद बाजार चलेंगे। वैभव ने पूछा, तुम कितने बजे उठी? करीब 5 बजे। एक बड़े परिवार के लिए खाना बनाना एक अकेले इंसान के लिए समय लेने वाला काम होता है। शनाया ने उसी के अनुसार जल्दी शुरुआत कर दी थी। इसके बाद वैभव ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। शनाया के इस परिवार को लेकर भाव को देखकर वैभव काफी संतुष्ट था। 10 मिनट बाद वैभव कैजुअल कपड़ों में तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया। शनाया नाश्ता कर रही थी। तभी मुस्कुराकर उसने कहा, पैनकेक्स ट्राई करो, मेरी दीदी कहती हैं कि मैं सबसे अच्छे बनाती हूं। वैभव ने टेबल पर रखे नाश्ते की ओर देखा। पैनकेक्स देखने में ही इतने स्वादिष्ट थे कि उसने पूरा प्लेट खत्म कर दिया। सच में स्वाद कमाल का था। वह अच्छा खाना बनाना जानती थी। इस मामले में वह वाकई भाग्यशाली था। उसे शनाया के हाथ का खाना बाहर के खाने से कहीं ज्यादा भाने लगा था। शनाया ने टेबल साफ किया और बर्तन धोने रसोई चली गई। तभी शनाया ने कुछ नोटिस किया, जिसके बाद वो पूछ बैठी, मिस्टर जी, क्या आपके पास सिर्फ गहरे रंग के ही कपड़े हैं? वैभव की चुप्पी ही उसका उत्तर थी। आपका साइज क्या है? अगली बार मैं शॉपिंग पर जाऊंगी तो आपकी अलमारी में कुछ रंग भर दूंगी। आपका चेहरा तो वैसे ही सख्त है, ऊपर से गहरे रंग पहनते हो तो डराने वाले आदमी लगते हो। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको देख बच्चे जरूर डर जाते होंगे। वैभव की आंखों में जमी बर्फ देख और उसके ठंडी आवाज में छिपी भावना को महसूस करते हुए वह बोला, मेरे कपड़े कैसे हैं उसमें दखल न दो। उसे गहरे रंग पसंद थे। अगर किसी को परेशानी है तो वह देखना ही छोड़ दे। उसके स्वर में छिपी बेरुखी और नापसंदगी को महसूस करते हुए शनाया चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद धीमे स्वर में बोली, माफ कीजिए, मैंने ज्यादा कह दिया। हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे अपनी आदतें आप पर थोपनी नहीं चाहिए थी। वैभव बिना कुछ बोले बालकनी की ओर चला गया। बालकनी में बने मिनी गार्डन की हरियाली और ठंडी हवा ने उसके चेहरे की कठोरता को कुछ नरम कर दिया। कुछ मिनट बाद शनाया ने पर्स उठाते हुए आवाज दी, तो अब चलें श्रीमान राणा। वैभव वापस आया, चुपचाप चाबी उठाई और दोनों घर से बाहर निकल गए। दोनों ने आपस में थोड़ी देर पहले हुई कड़वी बातों को दोबारा नहीं छेड़ा। अभी वे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। एक साझा जीवन में कदम रखते हुए वे रास्ता तलाश रहे थे। ऐसे में कुछ टकराव तो होंगे ही। शनाया की नजर बारीक चीजों पर थी। उसने आज के खाने का पूरा मेन्यू सोच रखा था और जरूरी सामानों की सूची भी बना ली थी। इस लिस्ट के साथ खरीदारी आसान हो जाती। वैभव शनाया के जीवन में अनुशासन और उसकी व्यवस्थित सोच से प्रभावित था। 5 सितारा सुख सुविधाओं के आदि वैभव राणा के लिए यह 2 घंटे की बाजार यात्रा किसी परीक्षा से कम नहीं थी। शनाया शाह के पर्सनल कुली की भूमिका निभाते हुए वह थक चुका था, जबकि वह सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेता था और फिटनेस रूटीन भी नियमित रूप से करता था। उसे यह सब करने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता कि वह मीटिंग्स और फाइल्स के ढेर में डूबा रहे। जब गाड़ी रुकी और वे घर पहुंचे ही थे, तभी शनाया को माया दादी का फोन आया। वह कार से उतरने ही वाली थी। माया दादी की आवाज मोबाइल पर गूंजी, शनाया बेटा, तुम घर आ गई? होंठों पर मुस्कान लाते हुए शनाया ने जवाब दिया, जी दादी, अभी अभी बाजार से लौटे हैं। आप नीचे रुको, हम बस आ ही रहे हैं। क्या तुम वैभव के साथ बाजार गई थी? यह सुनकर माया दादी के चेहरे पर और भी खुशी खिल उठी। वह सोचने लगी, मेरे उस अक्खड़ और घमंडी पोते ने अपनी शान एक तरफ रख दी और शनाया के साथ बाजार चला गया। अब जब उसने खुद को आम आदमी की तरह दिखाने का फैसला किया है, तो यह किरदार भी उसे पूरी तरह निभाना चाहिए। हां दादी, हम साथ ही गए थे। वैभव तो हमेशा काम में ही डूबा रहता है। बाजार जैसी जगह तो उसने कभी देखी भी नहीं होगी। अच्छा किया जो उसे ले गई। देखो, भारी सामान उठाने का काम उसी को दो, वह ताकतवर है।
तुम खुद को थकाओ मत। वहीं फोन पर अपनी दादी की बातें सुन वैभव को अब शक होने लगा था कि कहीं शनाया ही तो माया दादी की असली पोती नहीं है, जो कि बचपन में मुझसे बदल गई थी। गाड़ी से उतरते वक्त शनाया ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। उसने अंदर झांक कर एक फोल्डेबल ट्रॉली निकाली और इशारे में वैभव को उसे खोलने को कहा। चिंता मत करो दादी, मैं खुद को थकाऊंगी नहीं। ट्रॉली इतनी बड़ी नहीं थी कि सारा सामान उसमें आ जाए, इसलिए बाकी का बोझ वैभव राणा को ही उठाना पड़ा। शनाया शाह ने दादी की सलाह को सच में एकदम गंभीरता से लिया और सारा रास्ता आराम से ट्रॉली खींचते हुए चलती रही। वहीं वैभव के दोनों हाथ सामानों की थैली से भरे हुए थे। दादी, हम अभी आ रहे हैं, इतना कहकर माया दादी ने कॉल काट दिया। ठीक है बेटा, मिलते हैं अभी। शनाया ने मोबाइल अपनी जेब में डाला और ट्रॉली को खींचते हुए वैभव से बात करने लगी, जो दोनों हाथों में थैले लादे चल रहा था। चलिए राणा जी, दादी और आपका परिवार नीचे इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए वैभव ने एक जरूरी बात कही। दादी और सबके सामने मुझे राणा जी मत कहना, बस वैभव कह देना। शनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है। उसके लिए संबोधन कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे रिश्तों की गर्माहट ज्यादा प्यारी थी। थोड़ी ही देर में दादी और पूरा परिवार ऊपर आता जोड़ा देखकर मुस्कुरा उठा। एक ओर शनाया ट्रॉली खींच रही थी जिसमें फल, सब्जियां और ड्रिंक्स भरे थे, और दूसरी ओर वैभव राणा परिवार की सबसे प्रतिष्ठित पीढ़ी का प्रतिनिधि दोनों हाथों में थैले उठाए हुए चल रहा था। दोनों का साथ चलना, वो दृश्य एक तस्वीर सा सुंदर लग रहा था। रविंद्र, जो वैभव से पूरे 15 साल छोटा था और अभी स्कूल में पढ़ता था, खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वह तो हमेशा से ही वैभव के सख्त और ठंडे स्वभाव से डरता था। हा। वैभव ने हमेशा अपने चारों ओर एक गंभीर और दूर दराज छवि बनाई रखी थी, इवन अपने परिवार के सामने भी। पर रविंद्र को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह दिन ऐसा भी देखेगा जब वैभव राणा भी जमीन पर उतर आएंगे। माया दादी ने डांटने के अंदाज में पुकारा, मगर उनकी आंखों में जो खुशी झलक रही थी उसे कोई छुपा नहीं सका। रविंद्र। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि वैभव ने अपनी पहचान छुपाकर शनाया को परखने का जो तरीका चुना था वो गलत नहीं था। कम से कम इस बहाने उन्होंने वैभव का एक और रूप देखा। रविंद्र ने हंसी रोकते हुए कहा, दादी क्या करूं, थोड़ा तो हंस लेने दीजिए। वो ठहाके लगाते हुए बोला, अब शनाया भाभी को चाहिए कि वैभव भैया के एक हाथ में फावड़ा पकड़ा दें, दूसरे में कुदाल, और फिर उनकी पीठ पर एक बच्चा भी बैठा दें। उसके इस बात पर सभी लोग एकदम निशब्द हो गए। उस वक्त किसी ने यह गौर नहीं किया कि उस किसी की तीखी और गुस्साई हुई नजर शनाया पर टिकी हुई थी। अगर उन नजरों का बस चलता तो वो वहीं शनाया को खत्म कर देते। आखिर कौन है जो शनाया पर तीखी नजर डाल रहा? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उनके सामने का दृश्य कल्पना से परे था। माया दादी ने सबको चेतावनी दी कि शनाया के सामने किसी की असल पहचान उजागर ना हो। तुम सब बोलना कि तुम्हारे पास पेंशन नहीं है और तुम सब्जियां और फूल उगाकर अपना गुजारा करते हो। हर किसी की कहानी मेल खानी चाहिए। अगर किसी ने भी गलती से राज खोल दिया तो वैभव तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर मुझसे शिकायत मत करना। अपने पोते की इस योजना में मजा आते देख माया दादी ने भी पूरा साथ देने की ठान ली थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि शनाया एक नेक दिल लड़की है और लालच से प्रेरित नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर दादी के पास लोगों को समझने का अच्छा अनुभव था। समझ गए। वे सभी शनाया से पहले भी मिल चुके थे। आखिर उसने ही माया दादी की जान बचाई थी। बतौर बेटा, बहू, वे सब शनाया के प्रति सिर्फ आभार से भरे हुए थे। वैभव की मां तान्या ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। वो इस शादी के लिए माया दादी के दबाव से खुश नहीं थी, मगर उनका विरोध निष्फल रहा था क्योंकि माया दादी ने अपने अभिमानी बेटे को आखिर मना ही लिया। बेशक तान्या भी शनाया की शुक्रगुजार थी कि उसने उनकी मां की जान बचाई,
पूरा परिवार उसका आभार जता चुका था और उसकी मदद का बदला चुकाना भी चाहा, लेकिन शनाया ने विनम्रता से इनकार कर दिया। सबकी हैरानी के बीच माया दादी ने शनाया में कुछ देखा, कुछ विशुद्ध और साफ। उन्होंने फिर दोनों को जोड़ने की ठानी और उनकी इच्छा पूरी भी हुई। अच्छी बात यह थी कि वैभव ने सिर्फ कागजों पर दस्तखत किए थे। वह कुछ समय तक शनाया को परखना चाहता था ताकि दादी के फैसले पर अपनी राय बना सके। तानिया अब भी यही चाहती थी कि दोनों अच्छे से अलग हो जाएं। वे मानती थीं कि वैभव और शनाया एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, लेकिन दादी के सम्मान में उन्होंने कभी भी शनाया के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और अब सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। दादी, नवविवाहित जोड़ा पास आया। नमस्ते, शनाया ने मुस्कुराते हुए दादी को नमस्ते कहा, फिर दादी के बेटों और बहुओं की ओर मुड़ी। हालांकि वो इनसे पहले मिल चुकी थी, मगर वो सिर्फ एक क्षणिक मुलाकात थी। वैभव के कुछ छोटे और स्मार्ट भाई और चचेरे भाई भी वहां थे, जिनसे शनाया की पहली बार मुलाकात हो रही थी। फिर भी उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि ये सभी वैभव के परिवार के सदस्य थे। शनाया, अब तुम्हें तान्या और हर्षवर्धन को मां पापा कहना चाहिए। तान्या राणा वैभव की मां थी और हर्षवर्धन उनके पिता। हर्षवर्धन ने अपनी बहू की ओर एक सौम्य मुस्कान से देखा। उन्हें अपनी मां की समझ पर पूरा यकीन था। वो एक खुले विचारों वाले पिता थे जो अपने बेटों की निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं देते थे। वहीं तान्या ने अभी तक शनाया को बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, मगर उनके शिष्टाचार ने उनके मन की बात चेहरे पर नहीं आने दी। उन्होंने विनम्र मुस्कान के साथ शनाया का अभिवादन किया। शनाया ने आदरपूर्वक उन्हें मां और पापा कहकर संबोधित किया। दादी, ऊपर चलिए, बाहर बहुत गर्मी है। दादी ने बाकी सदस्यों को सामान लाने में मदद करने को कहा, जबकि खुद शनाया का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर चल दी। हालांकि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। कुछ ही देर में सभी वैभव और शनाया के छोटे से घर में पहुंच गए। शनाया ने सभी को सादर आमंत्रित किया और उन्हें बैठने को कहा, फिर खुद जाकर ड्रिंक्स और फल परोसने लगी। आओ शनाया, अब वैभव तुम्हें परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाएगा। जब उन्होंने घर का कोना कोना देखा, निस्संदेह इस घर को सुंदर और सजीव बनाने का श्रेय पूरी तरह से शनाया को ही जाता था। जब शनाया स्नैक्स लाने जा रही थी, तब माया दादी ने उसे जरा खींच लिया और वैभव की ओर गुस्से से देखा कि अब वह अपनी पत्नी को अपने भाइयों और चचेरे भाइयों से मिलवाए। दादी की बात पर वैभव ने फीकी आवाज में अपने भाइयों की ओर मुड़कर कहा, खुद ही मेरी पत्नी को अपना परिचय दे दो। इसके बाद वैभव के बाद सबसे बड़े भाई से लेकर सबसे छोटे रविंद्र तक सभी युवकों ने बड़े ही विनम्र भाव से शनाया को नमस्ते किया। वही हमेशा हंसमुख और बातूनी रविंद्र को शनाया के साथ बातचीत करने में बड़ा मजा आ रहा था। जब से उसने शनाया को वैभव से मजदूरों की तरह काम करवाते देखा था, तभी से वह पूरी तरह से टीम शनाया में शामिल हो गया था। रविंद्र को लगा अब तो वह शनाया की आड़ लेकर कुछ भी कर सकता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी और शुभम भी अपने बेटे सोनू के साथ राणा परिवार से थोड़ी देर में पहुंचे। चूंकि शनाया के पति की जान पहचान उस व्यक्ति से थी जिसकी लग्जरी कार को लक्ष्मी ने गलती से खरोंच दिया था, इसलिए नुकसान सिर्फ 9,000 रुपए का रहा। शुभम अब अपने नए साले वैभव को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता था। शुरुआत में शुभम इस मुलाकात को गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन वैभव से मिलने के बाद उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। जिस तरह से वैभव का व्यक्तित्व पूरे कमरे में अपना असर छोड़ रहा था, शुभम तो अपनी कंपनी के मालिक से भी ज्यादा वैभव से प्रभावित हो गया था। मिस्टर राणा, नमस्ते, मैं शनाया का जीजा हूं। नमस्ते शुभम, वैभव ने हल्के स्वर में कहा और उसका हाथ मिलाया। फिर उन्होंने लक्ष्मी को भी नमस्ते कहा। लक्ष्मी की पहली नजर में वैभव एक परिपक्व और गंभीर व्यक्तित्व के लगे। तस्वीरों में थोड़ा रुखा और आमने सामने मिलने पर थोड़ा गंभीर नजर आने वाले वैभव को देखकर भी लक्ष्मी को शनाया के पति के रूप में वह स्वीकार्य लगे। सोनू, चाचू को नमस्ते करो। सोनू बेहद प्यारा बच्चा था, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी मां की आंखों में थी। कोई भी उसकी मासूम और उत्सुक आंखों से बच नहीं सकता था।
तभी पता नहीं वैभव को क्या सूझा, वो सीधा पूछ पड़ा, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूं? बिल्कुल। उन्होंने पहले सोनू को शनाया की गोद में दिया, जिससे शनाया ने उसे वैभव को सौंप दिया। लक्ष्मी के इस सलीकेदार व्यवहार से वैभव प्रभावित हुए। लक्ष्मी ने जानबूझकर भाई बहन के रिश्ते में मर्यादा बनाए रखने के लिए सीधे वैभव को बच्चा न देकर शनाया के माध्यम से उसे सौंपा। वहीं वैभव और शनाया एक विवाहित जोड़ा थे, इसलिए उनके बीच सामाजिक मर्यादाओं की वैसी बंदिशें नहीं थीं। वैभव सोनू को अपनी गोद में लेकर ऊपर की ओर चल पड़े। बच्चे की शब्दावली सीमित थी, फिर भी उसने चाचू शब्द तुरंत सीख लिया। बच्चे, विशेष रूप से रविंद्र जैसे, आमतौर पर वैभव से डरते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। शायद इसीलिए रविंद्र इतनी जल्दी शनाया की शरण में आ गया था। मगर सोनू को वैभव से कोई भय नहीं लगा। वैभव की गोद में आराम से बैठते हुए उसने मुस्कुराकर उन्हें चाचू कहा। नवविवाहित जोड़े ने लक्ष्मी, शुभम और सोनू का स्वागत किया और उन्हें राणा परिवार से मिलवाया। राणा परिवार को पहले से पता था कि शनाया और लक्ष्मी ने अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और बीमा की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इस संघर्ष और आत्मनिर्भरता को देखकर वे लक्ष्मी के प्रति आदर से भर गए। भले ही लक्ष्मी अब एक गृहिणी थीं और सामाजिक दायरे से कुछ हद तक दूर थीं, मगर विवाह से पहले वे एक व्यावसायिक दुनिया से जुड़ी रही थीं। वे जानती थीं कि राणा परिवार सामान्य ग्रामीण परिवारों जैसा नहीं था। वे शिक्षित, सुसंस्कृत और आपस में बहुत जुड़े हुए थे। माया दादी ने बताया था कि राणा परिवार की जड़ें गांव में थीं, लेकिन उनके बेटे पोते शहर में अच्छी स्थिति में थे। अब परिवार शहर में ही रह रहा था। हालांकि माया दादी अक्सर अपने पुराने घर जाने की बात करती थीं। राणा परिवार का फार्म हाउस शहर की सीमा पर था, जहां खेत और जमीन भी थी। ऐसे में माया दादी का खुद को गांव की बताना पूरी तरह से सही बैठता था। बस यही लगता था कि माया दादी शायद सब्जियां नहीं, पैसों के पेड़ उगाती हों। अब जब लक्ष्मी अपने परिवार के साथ आ चुकी थी, शनाया दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। पर उसे हैरानी तब हुई जब वैभव खुद रसोई में उसकी मदद करने आ गए। मैं संभाल लूंगी, आप जाकर मेहमानों के साथ समय बिताइए। मेरा परिवार यहां बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कर रहा है। उन्हें मेरी जरूरत नहीं, आप शुभम जी से बातें कर सकते हैं। वैभव की आंखों में एक पल के लिए ऐसी ठंडक चमकी जिसे कोई समझ भी नहीं पाया। फिर भी उन्होंने संयमित लहजे में कहा, मेरी और शुभम की सोच में कोई समानता नहीं है, इसीलिए बात करने को कुछ है ही नहीं। शुभम वैभव की नजरों में एक ऐसा आदमी था जो हर समय उन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता था। हालांकि वह केवल बातें नहीं बनाता था, क्योंकि एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर बनना कोई मामूली बात नहीं थी। पर वैभव राणा का शुभम से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे शुभम जैसे लोग बोझिल और नकली लगते थे, बल्कि इसलिए भी कि वह लक्ष्मी के प्रति शुभम के रवैये से भी नाखुश था। कुछ देर पहले सोनू को प्यास लगी थी और उसकी पानी की बोतल ठीक शुभम के सामने कॉफी टेबल पर रखी थी, लेकिन उस बोतल को उठाकर देने के बजाय शुभम ने लक्ष्मी को आवाज दी कि वह आकर अपने बेटे को पानी पिलाए। यह पहली ही मुलाकात थी, लेकिन वैभव ने तुरंत पहचान लिया था कि शुभम के स्वभाव में अपनी पत्नी के लिए न तो सम्मान था और न ही संवेदना। शुभम को लगता था कि लक्ष्मी को घर पर रहना और बच्चों की देखभाल करना बड़ा आसान काम था। अपनी परवरिश के कारण वैभव उन पुरुषों से कभी मेल नहीं बैठा पाता था जो अपनी पत्नी का अपमान करते थे। भले ही उसकी और शनाया की शादी बिना किसी भावना या प्रेम के पहले ही दिन हो गई थी, लेकिन वैभव ने उसे हमेशा वह सम्मान दिया जिसका वह हकदार थी। कोई बात नहीं, शनाया मुस्कुराई, समझ गई। पर तुम फिक्र मत करो, करण बहुत बोलने वाला है। शुभम उसके साथ रहकर अकेलापन महसूस नहीं करेगा। करण, जो वैभव की पीढ़ी में तीसरे नंबर पर आता था, दिखने में मासूम लगता था, लेकिन असल में वह भीतर से भेड़िया जैसा था। वो बातों बातों में किसी की सोच भांप लेना और फिर मौके पर प्रहार करना उसे खूब आता था। तो फिर आप मेरे किचन असिस्टेंट बन जाओ। वैभव चुप रहा, पर वह मदद करने तो आया ही था।
दोनों परिवारों को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि नवविवाहित जोड़ा मिलकर रसोई में व्यस्त था। लक्ष्मी को लगा कि वैभव शनाया के लिए बहुत ही मधुर और देखभाल करने वाला पति था। दोपहर के खाने में जब सबने शनाया के हाथ का खाना चखा तो उसकी तारीफ के बिना कोई रह नहीं सका। शायद सबकी जुबान शहर के महंगे खाने की आदी हो चुकी थी, इसीलिए यह घरेलू स्वाद उन्हें और भी खास लग रहा था। यह दिन वाकई में बहुत ही जीवंत और उल्लासपूर्ण रहा। सभी ने साथ में रात का खाना भी खाया और फिर शाम ढलते ही विदा ली। इसके बाद घर में फिर से सुकून लौट आया। शनाया जब अंदर आई तो सीधे जाकर सोफे पर लेट गई और थकावट से कराहते हुए बोली, ओफ, अब खड़े होने की भी ताकत नहीं बची है। पर वैभव चुप रहा। वो बस एक सहज बात थी और शनाया को उससे कोई प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी, बल्कि अगर वैभव कोई मीठी बात कहता तो उसे बनावटी ही लगता। वैभव चुपचाप घर की सफाई में लग गया, क्योंकि सोनू ने तो मानो पूरा ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त कर दिया था। कमरा साफ करने के बाद वैभव चुपचाप रसोई में गया और दरवाजे के पीछे टंगी एप्रन को पहन लिया। अब बारी थी बर्तनों की सफाई की। वैभव ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन वह बहुत ही समझदार और संवेदनशील हैं। शनाया, अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुलकर जियो। लक्ष्मी की वो बात शनाया के मन में गूंजने लगी जब उसने वैभव को बर्तनों के साथ झुककर काम करते देखा। लक्ष्मी को वैभव बिल्कुल स्वीकार्य लगे थे। शनाया अब थोड़ी देर के लिए अपने आराम के पल का आनंद ले रही थी, लेकिन तभी कुछ ध्यान में आते ही वह सोफे से उछलकर सीधे रसोई की ओर भागी और अंदर किचन का नजारा देखते ही शनाया की मानो आंखें फटी की फटी रह गईं। किचन साफ नहीं हुआ, बल्कि आखिर क्या देखा शनाया ने? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। जैसे ही शनाया रसोई में पहुंची, उसने देखा कि सिंक झागों से भर चुका था। अरे, तुमने आखिर कितना डिशवॉशिंग लिक्विड डाल दिया? शनाया हंसी नहीं रोक सकी। वैभव राणा अब तक के सबसे शर्मनाक पलों में से एक का सामना कर रहा था। गलती से आधी बोतल डाल दी। उसने अपनी निगाहें फेर लीं, मानो उसके चेहरे पर छाया लालपन उसका सारा भेद खोल देगा। वह सच में गलती से ज्यादा लिक्विड डाल बैठा था। ऐसा नहीं था कि वह बर्तनों की सफाई में कोई नौसिखिया था। राणा खानदान के मुखिया होने के नाते वैभव को जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की बेहतरीन तालीम और प्रशिक्षण मिला था। वह आत्मनिर्भर था, सक्षम था और हालात चाहे जैसे भी हों, वह किसी पर बोझ नहीं बनता था। मगर अब जब से उसने घरेलू कामों से दूरी बना रखी थी, उसकी आदतें जरा धुंधली हो गई थीं। अब बस थोड़ी सी भूल से जरा ज्यादा लिक्विड डाल गया। वह तो तब से उसी झाग को धोने में लगा था। न जाने कितनी बार पानी चला चुका था, लेकिन झाग था कि कम ही नहीं हो रहा था। और अब जब उसकी पत्नी शनाया उसे रंगे हाथों पकड़ चुकी थी, तो वैभव के पास शर्मिंदा होने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। अब तो जो होना था हो गया, उसने मन ही मन सोचा। झाग से लबालब भरे सिंक के सामने खड़ा वैभव राणा इस वक्त किसी औद्योगिक राजनेता जैसा नहीं, बल्कि एक मासूम हाउस होल्डर जैसा लग रहा था, जो होमवर्क में थोड़ी सी चूक कर बैठा हो। शनाया अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई उपहास नहीं था, सिर्फ एक सौम्य अपनापन था। शनाया शाह ने इशारे से वैभव राणा को एक तरफ हटने को कहा, जिस पर वैभव ने बिना कुछ बोले एप्रन उसके हवाले कर दिया और एक किनारे खड़ा हो गया। हालांकि वह रसोई से बाहर नहीं गया, दीवार के पास टिककर खड़ा रहा और शनाया को बर्तनों से जूझते हुए दिखता रहा। फिर उसने सहजता से कहा, अगली बार का फैमिली इवेंट किसी होटल में रखेंगे। कम से कम इस तरह सफाई की झंझट से बच जाएंगे। ठीक है। शनाया ने सहमति में सिर हिलाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने तो सिर्फ इसलिए खाना बनाया था ताकि ससुराल वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। आखिर दोनों परिवार पहली बार साथ मिल रहे थे। दादी ने तुमसे क्या कहा? वैभव ने अचानक पूछा। बर्तन धोते धोते शनाया का ध्यान उसकी ओर चला गया। उनकी निगाहें आपस में टकराईं। शनाया की आंखों में शरारत थी जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी पूछ रही थीं क्या हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। उन्होंने कहा, अब शादी कर ली है तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ, खुद आगे बढ़ो, वैभव पर टूट पड़ो, उसके सारे कपड़े उतार दो और फिर तुम समझ ही गए।
उसकी इन बातों को सुनते ही वैभव के जैसे तोते उड़ जाते हैं। पर फिर उसने सोचा, हां, यह कुछ वैसा ही था जो माया दादी की जुबान से निकल सकता था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अगले साल एक परपोती चाहिए, खास परपोती। उन्होंने कहा, जब तक लड़की नहीं होती कोशिश करते रहो, और अगर मैं उन्हें लड़की दे दूं तो अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे देंगी। वैभव इस बार फिर से हैरान था। दादी की सारी जमा पूंजी मतलब कम से कम कुछ 1000 करोड़ की संपत्ति। साफ था कि माया दादी शनाया को बहुत मानती थीं। तभी इस बार शनाया ने सवाल पूछा, तुम्हारे दादी दादा की कभी बेटी हुई थी? वैभव ने सिर हिलाया, नहीं, आखिरी लड़की हमारे परिवार में मेरे परदादा की बहन थी। वो भी 5 साल की उम्र से पहले ही चल बसी थी। तब से लेकर अब तक हमारे खानदान में कोई बेटी पैदा नहीं हुई। वैभव की पीढ़ी में कुल 9 लड़के थे। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया दादी, इतनी दरिया दिल क्यों है? ये तो लगभग नामुमकिन है, एक परपोती। लेकिन वैभव ने उसकी बातों को गलत अर्थों में ले लिया। उसे लगा शनाया अब अपने असली रंग दिखा रही है, शायद वो दादी की संपत्ति के पीछे है। उसने सोचा, शनाया ने दादी को अपने शब्दों से बहलाया, उनसे अपनी शादी की जिद पूरी करवाई, और अब मकसद सामने आ रहा है। जब वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया तो शनाया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और शक झलक रहा था। वैभव जी? शनाया ने पूछा। लेकिन वैभव तो जैसे आग बबूला हो उठा था। वह बिना कुछ बोले मुंह फेर कर रसोई से बाहर निकल गया। शनाया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हद है, खुद ही सवाल किया और जब जवाब दिया तो नाराज हो गया, जैसे मैं सच में उस पर टूट पड़ूंगी। वो तो जैसे बर्फ का आदमी है, मैं पास भी गई तो ठंडी में जम जाऊंगी। उसने वैभव की चुप्पी और अचानक बदले बर्ताव को दादी की मजाकिया सलाह का असर समझा। वैभव पूरे दिन अपने कमरे में ही रहा, लेकिन शनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कोई बच्चा नहीं कि एक बड़े आदमी के नखरे उठाऊं, वह सोचते हुए फिर से बर्तनों में लग गई। वैभव राणा और शनाया शाह अभी भी एक दूसरे के साथ एक छत साझा कर रहे थे, पर अपनी दुनिया में मशगूल थे। चाहे वैभव कितना भी नाराज क्यों न हो, शनाया को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक वह उसे घर से नहीं निकालता। शनाया ने रसोई में बर्तन धोकर घर साफ किया, फिर पूरी झाड़ू लगाई। अंत में वह अपनी हाल ही में खरीदी गई बालकनी स्विंग पर बैठी, जहां गुनगुनी रात की हवा उसके बालों में खेल रही थी। यही तो जीवन था। उसके सामने एक छोटी सी गार्डन थी जो उसकी मेहनत और वैभव की काबिलियत की मिसाल लग रही थी। सब्जियां हरी भरी उग रही थीं। तभी धीमी धीमी कदमों की आवाज आई और वैभव बालकनी में आ पहुंचा। स्विंग पर आराम से बैठी शनाया का नजारा देखकर उसके चेहरे की गंभीर रेखाओं में और मजबूती आ गई। वह नजदीक आकर 2 कागज निकाल कर दी। ये क्या है? शानदार सी सादगी में उसने पूछा। वैभव चुप रहा, पर कागज खुद बोल रहे थे। उन पन्नों में एक कॉन्ट्रैक्ट था, 2 कॉपीज, एक उनके लिए। दस्तखत और निजी मोहर दोनों पेपर पर सजी हुई थी। तो ये क्या? कानूनी करार? शनाया स्विंग पर से उठी और धीरे से पढ़ने लगी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें साफ थीं। आपसी सहमति से इस रिश्ते में केवल नाम की शादी का दर्जा रहेगा, न कोई शारीरिक निकटता, न कोई भावनात्मक अपेक्षा। अगर 6 माह में दिल नहीं जुड़ा तो अलगाव की राह खुली होगी। घर और प्रॉपर्टी वैभव के नाम। इस दौरान ली गई संपत्ति, राशि का वह हिस्सा शनाया को मिलेगा। मगर फिर कहा गया, दादी की संपत्ति में उसका कोई दखल नहीं होगा। शनाया, हम शादीशुदा जरूर हैं, पर प्यार के लिए नहीं, वैभव ने उसी कठोर आवाज में कहा। एक लिखित करार जरूरी है, इसलिए बाकी सब वैसा ही रहेगा। मुख्य बात थी, न शादीशुदा बेशक प्यार, गुप्त संबंध, दादा दादी की संपत्ति में कोई हिस्सेदारी, बिल्कुल नहीं। पर शनाया को इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई दिक्कत नहीं थी। उल्टे उसने सब कुछ सावधानपूर्वक समझा था। मुझे दादी की संपत्ति की लालसा नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूं और खुद के पैरों पर खड़ी हूं, और किसी की मदद पर जीना मेरा स्वभाव नहीं। उस वक्त उसके दिमाग में थी, दादी की पेंशन मात्र 2-3 हजार रुपए प्रतिमाह। तनख्वाह और पारिवारिक खर्चों के बीच बचत सीमित थी। अब तक बची संपत्ति शायद वैभव की जागीर से भी कम थी, और वे शादी नहीं,
समस्याएं दूर करने आई थीं, लक्ष्मी और शुभम के झगड़े, और साथ ही था शांति का वादा। लक्ष्मी को यह भरोसा देना कि शनाया सही हाथों में है। अगर वैभव आधा आधा खर्च बांटना चाहता था तो वो ठीक था। लक्ष्मी और शुभम जैसे प्रेम विवाह करने वालों के लिए यह तरीका रिश्ते में दरार डाल सकता था, लेकिन शनाया और वैभव के मामले में यह व्यवस्था बेहतर काम कर सकती थी। शनाया ने एक नजर वैभव राणा पर डाली, फिर सिर से पैर तक, और मुस्कुराकर बोली, वैभव जी, सच कहूं तो भगवान ने आप पर मेहरबानी की है। एक तो चेहरा इतना आकर्षक, ऊपर से शरीर भी गजब का। कुछ लोग तो आपकी गंभीरता और दूरी बनाए रखने के स्वभाव की पूजा करेंगे, तो कुछ लोग आपको जीतने की चाह में पागल हो सकते हैं। वैभव की आंखों में एक उदासी सी उतर आई, लेकिन शनाया ने तुरंत ही लहजा बदलते हुए चुटकी ली। पर हर किसी को आप अच्छे नहीं भी लग सकते। चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे प्यार नहीं होगा और न ही मैं आपके करीब आने की कोशिश करूंगी। आपके बनाए हुए उस दस्तावेज में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस एक पेन दे दीजिए। चूंकि मेरे पास कोई सील नहीं है, मैं अपनी उंगली का निशान लगा दूंगी। वैभव को उम्मीद थी कि शनाया इस कॉन्ट्रैक्ट पर गुस्से से फट पड़ेंगी, लेकिन वह तो उल्टे उनकी समझदारी की तारीफ कर रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वैभव ने उसे एक पेन थमाया। शनाया झूले से उठी और बालकनी की रेलिंग के पास जाकर कठोर दीवार पर दस्तावेज को टिकाकर साइन कर दिया। वैभव ने जेब से एक इंक पैड निकाला, जिससे शनाया ने अंगूठा लगाकर दस्तावेज की पुष्टि की। दोनों ने एक एक कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखी। शनाया ने बड़ी सहजता से अनुबंध को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। वैभव को उसकी इस बेपरवाही से थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन वही तो चाहता था कि चीजें औपचारिक और साफ साफ हों। फिर वह शिकायत क्यों करे? हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट स्पष्ट रूप से शनाया के लिए घाटे का सौदा था। उसने कोई नई शर्त जोड़ने की कोशिश नहीं की, न ही कोई लाभ मांगा। तुम थक गई हो, अब थोड़ा आराम कर लो, वैभव ने कहा। आप भी, शनाया मुस्कुराकर बोली। मैं तो बस यहीं बैठकर थोड़ी देर फूल पौधों का आनंद लूंगी। ये मेरा सपना था कि एक बालकनी हो जहां ढेर सारे पौधे हों। अब वो सपना पूरा हुआ है तो नजारा छोड़ने का मन ही नहीं करता। उसके चेहरे पर कोई शिकायत, कोई मलाल नहीं था। क्या वाकई उसने बिना किसी स्वार्थ के ये शादी की थी? क्या वैभव ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा था? वरना वो इतने कठिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी इतनी शांत और प्रसन्न कैसे हो सकती थी? कुछ पल तक वैभव राणा बस चुपचाप उसे निहारता रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। उसने चाबियां उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बालकनी से शनाया की शांत आवाज सुनाई दी, वैभव जी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हां, दरवाजा खुला छोड़ देना और मेरे लिए इंतजार मत करना। उसकी बात पर शनाया मुस्कुरा दी, पर उसकी अगली लाइन ने वैभव को जैसे हैरान कर दिया और वो जहां था वहीं ठिठक गया। आखिर क्या जवाब दिया शनाया ने? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बालकनी से शनाया की शांत आवाज सुनाई दी, वैभव जी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हां, दरवाजा खुला छोड़ देना, मेरे लिए इंतजार मत करना। उसकी बात पर शनाया मुस्कुरा दी, मैंने आपका इंतजार किया ही कब है। वैभव ठिठक गया। उसका जवाब वैभव के चेहरे पर करारी चपत की तरह पड़ा, जिसके बाद झेंपते हुए वैभव तेजी से बाहर निकल गया। वो सीधे दिग्विजय लखानी के घर गया, शायद ड्रिंक्स लेने के लिए, क्योंकि शनाया ने आज उसे अंदर तक परेशान कर दिया था। असल में तो शर्मिंदा और बेचैन शनाया को होना चाहिए था, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वैभव खुद भीतर तक खौल उठा, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उसे किसी ने यूं नजरअंदाज किया था। हां, वही बात थी। जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट के कड़े नियमों पर शनाया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ठीक वैसे ही वो खुद वैभव के प्रति भी मूडी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वैभव देखने में आकर्षक है या फिर नहीं। उसके शरीर की तारीफ जरूर की, मगर न तो उसके करीब आने की कोशिश की, न ही प्यार जताया। हद तो यह थी, उसे इस बात पर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह वैभव राणा नाम के उस सपनों के राजकुमार से विवाहित है।
जिसके लिए न जाने कितनी लड़कियां तरसती हैं। पर उससे भी अजीब बात थी, उसे इस दूरी से राहत महसूस होनी चाहिए थी। कम से कम वो औरत उसे जकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। वैभव ने लखानी हाउस में ज्यादा ही पी ली थी। दिग्विजय ने भी मौके पर बेहतरीन शराब पेश कर दी थी। नतीजा, वैभव का सिर चकराने लगा। हालांकि वो आमतौर पर पीने में मजबूत था, लेकिन आज तो हद हो गई थी। दिग्विजय तो उससे भी बुरा हाल कर बैठा। वो खुद अब सोफे पर बेहोश पड़ा था। बॉडीगार्ड्स ने किसी तरह वैभव को उठाया और कार में बिठाया। रास्ते में एक बॉडीगार्ड ने पूछा, सर आपको कहां छोड़ें? स्प्रिंगफील्ड, वैभव ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। कम से कम इतना तो वो कर सकता था। जब दोनों परिवारों से पहली बार मिलना हुआ था तो पत्नी के लिए घर लौटना उसकी जिम्मेदारी थी। स्प्रिंगफील्ड पहुंचने पर वैभव अब भी चलने की हालत में था, लेकिन बॉडीगार्ड को उसे अकेला छोड़ने में झिझक हो रही थी। वो वैभव को ऊपर सीढ़ियों तक छोड़ आया। सर, मैम को जगा दूं? बॉडीगार्ड ने पूछा, क्योंकि अब तो काफी रात हो चुकी थी। पर तुरंत जेब में चाबी टटोलते हुए वैभव झल्लाया और उसकी आवाज जैसे रोने वाली सी हो गई। कोई जरूरत नहीं। वैभव राणा और शनाया शाह की शादी बस कागजों पर थी, एक औपचारिक रिश्ता जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। भले ही शराब का असर वैभव के सिर पर चढ़ रहा हो, लेकिन उसे शनाया की देखभाल की जरूरत नहीं थी। कौन जाने इस हालत में वो उसका फायदा ही न उठा ले। 30 साल की उम्र तक वैभव ने अपना पहला चुंबन तक नहीं खोया था और न ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन होने दिया था। प्रेम जैसी चीजें उसके जीवन में कभी आई ही नहीं थीं। माया दादी अक्सर उसे एक नीरस और भावहीन व्यक्ति कहती थी, लेकिन शायद उन्हीं अपेक्षाओं की कमी की वजह से ही उसने शनाया से शादी कर ली थी, सिर्फ दादी का पीछा छुड़ाने के लिए। वैभव ने जेबें टटोल डाली, पर चाबी कहीं नहीं मिली। तो वो बड़बड़ाया, जतिन, लगता है मिसेस को जगाना पड़ेगा, जैसे कि वो चाबियां घर पर ही भूल गया था। बॉडीगार्ड जतिन ने तुरंत दरवाजा खटखटाना शुरू किया। शनाया हल्की नींद में थी और इस तेज खटखटाहट ने उसे जगा दिया। उसने कान लगाए, कोई दरवाजे पर था। जैसे ही वो उठी, उसे याद आया कि वह नाइटी में थी। अलमारी से उसने झटपट एक मोटी सर्दियों की जैकेट निकाली और दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला, वैभव और जतिन दोनों उसकी सर्दियों की जैकेट देखकर ठिठक गए। जून का महीना था और ऊपर से बारिश। सुबह शाम हल्की ठंड जरूर थी, लेकिन दिन में गर्मी अब भी झुलसाने वाली थी। तभी जतिन ने स्थिति को संभालते हुए कहा, नमस्ते मैडम, मैं एक कैब ड्राइवर हूं। आपके पति नशे में हैं, इसलिए मैं उन्हें ऊपर तक छोड़ने आ गया। सही समय पर झूठ करने की कला में जतिन माहिर था। उसने वैभव को और उसकी कार की चाबी शनाया को सौंप दी। शनाया को ऐसा लगा जैसे किसी ने सींगों वाला सांड उसकी ओर धकेल दिया हो। वैभव वाकई भारी था। धन्यवाद भैया, शनाया ने जतिन से कहा। कोई बात नहीं। जतिन ने एक नजर वैभव पर डाली और चुपचाप निकल गया। दरवाजा बंद करके शनाया ने वैभव को सहारा देते हुए अंदर ले जाना शुरू किया। इतना पीने की क्या जरूरत थी? शराब की बदबू से तो पूरा घर भर गया है। वैभव कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल ही दिल में बड़बड़ाया, मैं किसकी वजह से पिया? तुम्हारी वजह से। शनाया ने चाबियां कॉफी टेबल पर फेंकी और वैभव को उसके कमरे के दरवाजे तक लाकर रुक गई। अग्रीमेंट में साफ लिखा है कि तुम्हारा कमरा मेरी सीमा से बाहर है। अब आगे तुम खुद जाओगे। नहाने की जरूरत नहीं है। इस हालत में कहीं बाथरूम में डूब ही न जाओ। वैभव ने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हुआ। कुछ कदम चलने के बाद वो ठिठका और धीरे से मुड़कर बोला, इतनी गर्मी में ये मोटी जैकेट क्यों पहन रखी है? उसे लगा शायद शराब का असर है। वो कुछ उल्टा सुल्टा देख रहा है। शनाया ने सपाट जवाब दिया। तैयार होने का वक्त नहीं था तो जैकेट पहनकर दरवाजा खोल दिया। जवाब पाकर वैभव ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे एक धड़ाम की आवाज के साथ दोनों के बीच की बातचीत वहीं समाप्त हो गई। अपने कमरे में लौटकर शनाया ने झट से जैकेट उतारी और बुदबुदाई, हाय राम, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। उधर वैभव कमरे की नीरवता में कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिस्तर की ओर चला और सीधे उस पर गिर पड़ा।
उसे इस वक्त बिस्तर और नींद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने वैभव राणा को जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब अगली दोपहर उसकी आंखें खुलीं तो सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। पूरी रात बिना एसी चलाए सोने के कारण कमरे में शराब और पसीने की मिली जुली बदबू थी। सफाई को लेकर उसके भीतर पनपती अत्यधिक संवेदनशीलता ने उसे सीधे बाथरूम की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। उसने वहीं उल्टियां की और तुरंत नहा लिया। बाथरूम से निकलते समय वैभव को बहुत हल्का और तरोताजा महसूस होने लगा। अब वह खुद को पहले जैसा महसूस कर रहा था। कल रात की मदहोशी को याद करते हुए उसने खुद से वादा किया कि अब कभी ज्यादा शराब नहीं पिएगा। सौभाग्य से वह बाहर जाने से पहले शनाया शाह के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर चुका था। शनाया ने उस समझौते का पूरा सम्मान किया और उसकी दुर्बल स्थिति का कोई लाभ नहीं उठाया। अब वैभव को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना वास्तव में जरूरी था। खैर, अब जब दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया है तो उसे निभाना ही पड़ेगा। मन को थोड़ी शांति मिलने के बाद वैभव को भूख का एहसास हुआ। वह यह उम्मीद करते हुए अपने कमरे से बाहर निकला कि खाने की मेज पर गर्मागर्म नाश्ता उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, लेकिन उसके सारे